हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज का हम लोग का टॉपिक है बच्चों कर्व्ड मिरर या रिफ्लेक्शन ऑन कर्व्ड सरफेस। हमने प्लेन मिरर के बारे में सब कुछ पढ़ रखा है। अब हमें जितना रिफ्लेक्शन हम लोग कर्व सरफेस मिरर पे कराना है और सारी चीज़ें हमें देखनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर कर्व मिरर होता क्या है, ठीक है ना, और रिफ्लेक्शन इस पे कैसे होता है, ठीक है ना। कर्व मिरर मेरा होता क्या है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो वैसे जो ऐसा है कि जो आपकी कर्व मिरर होती है ना, कर्व मिरर जो होती है वो आपकी क्या होती है कि स्फीयर मिरर होता है। चलो ठीक है, देखो कर्व मिरर क्या होता है, हमें पढ़ना है। कर्व मिरर मतलब ऐसा जैसे कोई मिरर लाइक ऐसे हो जाए मेरा, ये पैराबोलिक टाइप में, या आपका ये आपका स्फीयर का पार्ट है, ये इस पैराबोलिक स्फीयर का पार्ट, इस सब क्या कर्व्ड मिरर में आएंगे। किस में आएंगे? कर्व्ड मिरर आएगा। मतलब कर्व मिरर मतलब वो हुआ कि एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, कर्व्ड हो। क्या हो? रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, कर्व। लेकिन हम जैसे कि हम लोग इसे क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इसका ये तो पॉलिश है, इसे हम लोग बोलते हैं पॉलिश्ड। इधर वाला क्या होता है? आपका पॉलिश्ड होता है, ठीक है। इधर वाला पॉलिश्ड होता है और इधर वाला क्या आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। रिफ्लेक्टिंग बोलते हैं इसे हम लोग, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है बच्चों। ये आपका होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है? आपकी रे आती है यहाँ पे, इस पे, ठीक है, और यहाँ से क्या होती है? बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है। तुम्हें पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपका प्लेन मिरर के लिए लगता है और आपके कर्व मिरर के लिए लगता है। तो कर्व मिरर जो है वो कर्व जो आपका होगा, ऐसे ही पैराबोलिक का मान लो कोई पैराबोलिक टाइप का है, इस पर पॉलिश कर देंगे, रिफ्लेक्शन यहाँ से हो जाए, तो हम लोग क्या बोले, इसका ये वाला सरफेस, ये तो आपका पॉलिश्ड सरफेस हो गया। देखो मिरर दो ही तरीके से बनता है, मैंने बताया था। क्योंकि ग्लास है, ग्लास को क्या करो, कट करो और एक तरफ पॉलिश कर दो, एक तरफ क्या करो तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। एक तरफ पॉलिश सरफेस रहेगा, एक तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो होगा जहां पर रे आगे रिफ्लेक्ट करेगी। तो ये पॉलिश है, क्या इधर वाला क्या आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ऐसी रे आएगी और आपके ऐसे चली जाएगी, ठीक है ना। या आपका स्फीयर का कुछ पार्ट ले लो आप, जैसे ये वाला पार्ट है, ठीक है ना। तो अब क्या है कि जैसे मान लो जैसे आपकी रे आई ऐसे यूं आई और यूं आपकी चली गई रे, तो ये सब क्या आपके, ये प्लेन मिरर था, ये सब क्या कर्व मिरर है। तो कर्व मिरर कई टाइप के हो सकते हैं, लाइक ये पैराबोलिकल हो गया, इसे बोले पैराबोलिक से बना पैराबोलिक टाइप का। ये क्या है? स्फेरिकल कर्व मिरर है, ये पैराबोलिक कर्व मिरर है। सिलेंडर कर्व मिरर है। तो कई सारे हो सकते हैं कर्व मिरर, लेकिन हमारे अपने सिलेबस में फिक्स कर्व मिरर है। हमें पढ़ना है स्फेरिकल कर्व मिरर, मतलब कोई स्फीयर से हम लोग कट करके और हम लोग क्या करें, वहां से मिरर बनाएं, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे स्फेरिकल कर्व मिरर। आई होप ये आपको कर्व मिरर और प्लेन मिरर की बात समझ में आ रही है। प्लेन मिरर मतलब ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, प्लेन हो, और ये आपकी क्या होगा, ऐसे कर्व मिरर वो मिरर होगा जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस मेरा क्या हो, आपका कर्व हो। तो कर्व मिरर में एकदम देखो, डेफिनेशन आपको लिखना हो तो लिख सकते हो कि कर्व मिरर इज द टाइप ऑफ मिरर विच हैव रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व। ऐसे बना के लिखना तो लिख सकते हो, लेकिन मेन मेरा एम यही होता है कि आप सीधे मुद्दे की बात करो, मतलब सीधे पॉइंट पे आओ। कर्व मिरर मतलब क्या? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व, दैट्स इट। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या आपका कर्व, बस। प्लेन मिरर मतलब क्या? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, प्लेन हो, दैट्स इट। आई थिंक ये कर्व मिरर क्लियर हो गया होगा। तो अब बेसिकली क्या होता है, तीन ही टाइप का हम लोग का कर्व मिरर पढ़ना होता है, ठीक है ना। अक्सर होता है तीन टाइप का कर्व मिरर होता है आपका। एक होता है स्फेरिकल मिरर, दूसरा होता है सिलेंडर मिरर और तीसरा होता है पैराबोलिक मिरर, ठीक है ना। तो एक स्फेरिकल मिरर, कर्व्ड मिरर, क्या लिख रहा हूँ, स्फेरिकल मिरर, सिलिंड्रिकल मिरर, सिलिंड्रिकल, और एक होगा पैराबोलिक। पैराबोलिक मिरर, ठीक है बच्चों। ये आपके तीन टाइप के होते हैं, लेकिन हमें जो पढ़ना है अपने सिलेबस में क्या है, स्फेरिकल मिरर, दैट्स इट। सिलिंड्रिकल मिरर पैराबोलिक मिरर नहीं है। अगर मैं कोई बोले पैराबोलिक मिरर क्या होता है, तो क्या होता है पैराबोलिक? ये होता है पैराबोला आपका ऐसा, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, कर्व्ड हो। इधर भी पॉलिश हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है आपका बाहर की तरफ, ठीक है ना।
तो अगर इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस में क्या बाहर की तरफ से रे यहाँ पे ऐसे गिरेगी और ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, इधर अंदर की तरफ गिरेगी और ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो ये क्या हो गया, पैराबोलिक सिलेंडर मिरर जो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस का हो सिलेंडर टाइप का हो, स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस का हो स्फेरिकल हो, या स्फेरिकल मिरर मतलब क्या है जो स्फीयर हो, लाइक आपका क्या ये स्फीयर है, ठीक है। मैं क्या करूँ, ये स्फेरिकल क्या ग्लास है, स्फेरिकल क्या मेरा ये ग्लास है, और मैं यहाँ से कट कर दूँ और मैं ये वाला पोर्शन उठा लूँ और इस वाले पोर्शन को उठा कर मैं क्या कर दूँ, पॉलिश कर दूँ। तो अब मेरा जो मिरर बनेगा वो मेरा क्या होगा, स्फेरिकल मिरर बनेगा, ठीक है ना। तो बोलेंगे कि स्फेरिकल मिरर में क्या होगा, जिसका कर्ड सरफेस क्या हो, स्फेरिकल से बना हो, ठीक है ना, या स्फेयर से लिया गया हो, वो मेरे स्फेयर से लिया गया हो, स्फेरिकल टाइप का हो, ठीक है ना। तो ये बच्चों बात होगी, हमने देख लिया आपका क्या, मिरर देख लिया हमने, कर्व मिरर देखा, कर्व मिरर का टाइप देख लिया, ठीक है। अब हमें पढ़ना है बच्चों स्फेरिकल मिरर, अपने सिलेबस में है तो अपने स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो स्फेरिकल मिरर पढ़ना है हमें। स्फेरिकल मिरर बच्चों मेरा होता है दो ही टाइप का होता है, एक कॉनकेव मिरर होता है, पढ़े होगे तो तुम लोग 10th में, और एक होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। यही होता है, एक कॉनकेव मिरर होता है बच्चों, एक क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर होता है। चलो अब हम लोग स्फेरिकल मिरर अपने सिलेबस में पढ़ना है तो इस पर हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर अपने हेडिंग डालूं, आप हेडिंग डालो स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब देखो कैसे अपना स्फेरिकल मिरर बनता है, ठीक है ना, कैसे बनता है। आप क्या करो, स्फेरिकल एक ग्लास ले लो, ठीक है ना, एक ग्लास हो गया, स्फेरिकल है, ये सर्कल नहीं, इसके स्फेरिकल है, 3D है। एक इसका क्या होगा, सेंटर होगा, ऑफकोर्स एक रेडियस भी होगा, ठीक है ना। अब वो पता है कि मिरर की जब भी बात आती है, मिरर कैसे बनता है, मिरर क्या बनता है, हमेशा ग्लास से बनता है। ग्लास क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, रे आती है उससे पास कर जाती है, ऐसे रे आएगी और क्या करोगे, पास कर जाएगा, ठीक है ना, रे आएगी पास करेगी। रिफ्लेक्टिंग मिरर पे क्या होता है, क्या रे पास करती है, क्या रे पास नहीं करती है, आके रिटर्न हो जाती है। तो हमें क्या होता है, पॉलिश करना होता है एक तरफ के सरफेस को। जब एक सरफेस को आप पॉलिश कर दोगे, दो ही सरफेस है, लाइक मान लो कि ये प्लेन ग्लास है, कौन सा ग्लास है, प्लेन ग्लास है, ठीक है। ऐसे मान लो कि ये क्या आपकी प्लेन ग्लास है, ये आपकी प्लेन ग्लास है, ठीक है ना। ऐसे अगर ये ग्लास क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ये क्या है आपका प्लेन ग्लास है, ग्लास क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। अगर रे आएगी तो क्या होगी बच्चों, निकल जाएगी। पर क्या मिरर की ऐसी प्रॉपर्टी होती नहीं, मिरर तो क्या करता है, रे को रिफ्लेक्ट करता है। कब पॉसिबल है, जब आप क्या करो, यहाँ पे पॉलिश कर दो इस सरफेस पे, ताकि ये जो रे क्रॉस ना कर पाए, रिटर्न हो जाए। तो आपने क्या सीखा कि अगर मिरर को बनाना है तो आप ग्लास उठाओ, एक सरफेस पे क्या करो, आप पॉलिश कर दो। अगर सिल्वर की पॉलिश होती हो तो मेरे को बन जाएगा क्या, मिरर, ठीक है ना, मेरा क्या बन जाएगा, मिरर। हमें पढ़ना, अब देखो क्या करना है, स्फेरिकल मिरर में हमें क्या पढ़ना है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स कैसे बनता हो। देखो कैसे मिरर में बनाने वाला, ये देखो पहले तो मैं क्या करूँगा बच्चों, मैं क्या करने वाला, देखो मैंने क्या करूँगा, यहाँ से चलो, मैंने यहाँ से क्या यहाँ से मैंने कट कर दिया, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया। तो अगर आप यहाँ से कट कर दिया और मैं इस वाले को मैं उठा रहा हूँ, इस वाले को, और मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। हालांकि 3D व्यू में देखोगे तो तुम्हारा कुछ ऐसे होगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा और ये कर लेते हैं, स्फेरिकल है ना, स्फेयर है, वो कटोरा होता है ना, बाउल जो होता है आपका, उस टाइप का। लेकिन हम लोग ये वाला पार्ट नहीं दिखाएंगे, बस समझना कि बस हम लोग ऐसे दिखाएंगे, बोलिए बस इतना दिखाने वाले, बता रहे क्या बस इतना दिखाएंगे आपको। वो वाला पार्ट है आपका यूं है, ठीक है, ये है ना। तो अब मेरा अभी भी क्या है, ग्लास ही है, ये मेरा क्या आपका, ये क्या आपका, अभी मैंने स्फेरिकल ग्लास लिया है बच्चों, स्फेरिकल क्या है, ग्लास है। और ये क्या ग्लास का जो मैं कट किया, अभी भी वो क्या ग्लास का ही पार्ट है। अभी ये मिरर नहीं बना है, अभी भी रे डालोगे तो क्या होगी, क्रॉस कर जाएगी, हमें क्रॉस नहीं कर। मिरर कब होगी, मिरर का मतलब क्या, जो रे को रिफ्लेक्ट कर दे, रिफ्लेक्ट करेगी तब
जब एक सरफेस को क्या करो, पॉलिश करो। एक सरफेस को मेरे को क्या करना पड़ेगा बच्चों, सरफेस को मेरे को क्या करना पड़ेगा, सरफेस को पॉलिश करना पड़ेगा, सरफेस को पॉलिश करना पड़ेगा। देखें पूरा दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। सरफेस को पॉलिश करना पड़ेगा। अब इस सरफेस को पॉलिश करने के लिए बच्चों मेरे पास दो वे है, या तो इनर वाला पार्ट को मैं पॉलिश कर दूं या आउटर वाले पार्ट को। या तो मैं कर सकता हूं इनर सरफेस को पॉलिश कर दूं, और या मैं क्या करूं, आउटर सरफेस को मैं पॉलिश कर दूं। यही कर सकता हूं, यही ना। अगर मैं इसको मिटा के थोड़ा सा मैं इधर इसको मिटा दे रहा हूं, आप समझ लो कट कर दिया। अब देखो मैं पॉलिश वाली बात कर रहा हूं। मैं ये अपना ये पार्ट है, पार्ट ऑफ स्फेरिकल ग्लास, हम लोग बोलेंगे, मिरर नहीं, स्फेरिकल ग्लास का एक पार्ट ही है ना। तो अभी ये मेरे पास अभी भी ग्लास ही पड़ा हुआ है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि अभी भी मेरे पास ग्लास है। ग्लास की वो ग्लास क्या होती है, जो रे आया, ग्लास क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। रे आया और उससे क्या हो जाए, रे आपकी क्या हो जाए, क्रॉस कर जाए, रिफ्लेक्ट नहीं हो। मेरे पास इसको मेरे को क्या बनाना है, मिरर बनाना है। मेरे को क्या बनाना है, मिरर। मिरर के लिए क्या करना पड़ेगा, एक सरफेस को मेरे पास क्या करना पड़ेगा, पॉलिश करना पड़ेगा। एक सरफेस को पॉलिश करना पड़ेगा। मेरे पास दो वे हैं, एक तो इनर सरफेस को मैं पॉलिश कर दूं, एक करूं मैं आउटर सरफेस को पॉलिश। तो बच्चों अगर आप, चलो मैं इसको उठा देता हूं, इनर वाले सरफेस को मैं क्या कर रहा हूं, पॉलिश कर रहा हूं। यहां पे ये आपकी यही मिरर है और मैंने क्या किया, ये इनर सरफेस मैंने पॉलिश कर दिया। और मेरे पास क्या है बच्चों कि या तो मैं आउटर वाले सरफेस से पॉलिश कर दूं, तो ये मैंने क्या कर दिया, आउटर वाले सरफेस में मैंने पॉलिश कर दिया। मतलब अगर ये रे अब आएगी यहां से, जैसे यहां पे अगर रे आती तो क्रॉस कर जाती, पर अब यहां पे अगर रे आएगी तो अब क्रॉस नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये वाला सरफेस तो पॉलिश हो गया। ये इसका मतलब होता है पॉलिश, अब नहीं क्रॉस कर पाएगी। यानी कि वो क्या करेगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के थ्रू इसे क्या करेगी, जब भी कोई चीज रिफ्लेक्ट करेगी तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी। जितने एंगल पाई उतने एंगल पे क्या करेगी, आपकी वापस हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये मेरा मिरर बन गया। अब मेरा क्या बन गया, मिरर बन गया। लेकिन मैंने क्या देखा, यहां तो मेरा दो टाइप का हो गया। एक तो एक ऐसा मिरर है जिसका ध्यान हो, जिसका अंदर वाला पार्ट क्या है, पॉलिश सरफेस है, और क्या है, एक ऐसा मिरर है जिसका आउटर वाला पार्ट क्या है, पॉलिश है। ठीक है ना। तो मैं इसी को ऐसे नहीं बोल सकता कि अगर ये पॉलिश, देखो दो सरफेस होता है, अगर ये पॉलिश है आपका तो एक सरफेस को बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये मेरा वाला आउटर वाला सरफेस, यहाँ पे क्या मेरा, यहाँ पे इस केस में क्या मेरा आउटर वाला सरफेस क्या आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और इसमें क्या मेरा इनर वाला सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसमें मेरा क्या है कि इनर सरफेस, इसमें इनर सरफेस मेरा क्या है, इनर सरफेस मेरा क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसमें क्या बच्चों, मेरा आउटर वाला जो सरफेस है, आउटर वाला सरफेस वो मेरा क्या बच्चों, रिफ्लेक्टिंग है। बोलो यहां तक एग्री करते हैं। यहाँ पे इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ पे क्या आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मतलब मैं अब इसको ऐसे बोलने वाला कि मेरे पास ऐसे दो मिरर बन गए। अब ध्यान दो, इस सेंटेंस को ध्यान दो। मेरे पास ऐसे दो मिरर बन गए। एक ऐसा मिरर है जिसका इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब एज अ सरफेस जहां पर रे आए वहां से रिफ्लेक्ट हो जाए। दूसरा मेरा आउटर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो गया, मतलब ऐसा सरफेस जहां पे मेरा रे आए और वहां से वापस हो जाए। तो कहीं ना कहीं मेरे पास दो टाइप के मिरर हो गए। और बच्चों इन्हीं टाइप के मिरर को बोलते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर बोलते हैं, और एक को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो इसे बोलते हैं हम लोग बच्चों बोलते हैं क्या, कॉनकेव मिरर बोलेंगे, और हम लोग इसे बोलेंगे बच्चों कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास एक दो टाइप का मिरर बनेंगे, एक कॉनकेव मिरर बनेगा, एक कॉन्वेक्स मिरर बनेगा। तो कॉनकेव मिरर की अगर आपसे कोई डेफिनेशन बोलेगा तो क्या बोलोगे, सिंपल सी बात है कि इनर सरफेस ऑफ स्फेरिकल सरफेस विच आर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब ऐसा मिरर जिसका इनर सरफेस क्या हो, रिफ्लेक्टिंग हो, मतलब अंदर वाले पार्ट पे रे आएगी और वापस जाएगी। जैसे लाइक अगर मैं बोलूं ये रे आई आपकी ऐसे, और बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये नॉर्मल होगा समथिंग, तो ये आप रिफ्लेक्ट हो गई। अब गलती से तुम बाहर मत कर देना,
तो कॉनकेव मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, इनर वाला पार्ट होता है, और कॉन्वेक्स क्या होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या बच्चों, बाहर वाला, मतलब रे अगर ऐसे आएगी आपकी और ऐसे वापस हो जाएगी। तो यहाँ तक आई होप ये पूरी क्लियर समझ में आएगी कि कैसे आपका मिरर बना है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर कैसे बना है। मतलब आपको क्या करना है, स्फेरिकल मिरर उठाना है, उसे कट करना है, सॉरी स्फेरिकल ग्लास उठाना है, उसे कट करना है। ग्लास को मिरर तभी बना सकते हो जब क्या करो, एक वाला सरफेस क्या करो, पॉलिश कर दो। जब एक सरफेस पॉलिश कर दोगे तो रे जो होगी आप क्रॉस नहीं कर पाएगी ग्लास को, रिफ्लेक्ट करेगी बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपको मिरर बनाने के लिए एक सरफेस को क्या करना पड़ेगा, ग्लास एक सरफेस को क्या करना पड़ेगा, आपको पॉलिश करना पड़ेगा, तो दूसरा वाला सरफेस क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्टिव बन जाएगी। ठीक है, तो ये बात यहां तक हो गई। ठीक है बच्चों, चलिए तो हमने देखा बच्चों क्या, इसका दो टाइप देख लिया। एक तो हमने देखा कॉनकेव मिरर, और एक हमने देखा बच्चों क्या, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होगा मेरा, when inner surface of spherical, when inner surface of spherical mirror is reflecting, then that mirror is called concave mirror, then that mirror is called concave mirror। यहां पे लिख लो सेम कि when outer surface of, इसके लिए when outer surface of spherical mirror, when outer surface of spherical mirror is reflecting, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपका क्या बच्चों, कॉनकेव मिरर है। इसमें क्या होता है बच्चों कि अगर आपकी रे ऐसे मान लो आ रही है, ठीक है ना, ऐसे क्या आ रही है, आपकी रे आ रही है, तो बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या करेगी, इसे रिफ्लेक्ट करेगी, इसे क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी ऐसे यूं। और भी मान लो रे आ रही है, इसे रिफ्लेक्ट करेगी, इसे रिफ्लेक्ट करेगी। तो आप क्या देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे देख रहे हो कि जितनी भी रे आ रही है सबको क्या कर रही है, कन्वर्ज कर दे रही है। यहाँ पे सबको क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, मिला दे रही है। तो हम लोग इसे बोलते हैं, इसी कॉनकेव मिरर को हम लोग क्या बोलेंगे, एक कन्वर्जिंग भी मिरर बोलते हैं। कन्वर्जिंग मिरर मतलब रे को आफ्टर रिफ्लेक्शन, कन्वर्जिंग मिरर क्या हो गया, कन्वर्जिंग का मतलब क्या हुआ कि आफ्टर रिफ्लेक्शन सारे रे को क्या कर रही है, मिला दे रही है एक ही पॉइंट पे। ठीक है ना, तो ये होता है आपका क्या, कन्वर्जिंग मिरर। तो कॉनकेव मिरर को हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर को हम लोग क्या बोलेंगे, कभी कभी कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, ये चीज क्लियर है। चलो कॉन्वेक्स की बात करते हैं, देखना कॉन्वेक्स क्या करने वाला है। ये क्या आपको कॉन्वेक्स मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा बच्चों, आउटर वाला पार्ट होगा। अब देखना यहाँ पे रे आएगी तो क्या होगा, ये क्या आ रही है, ये मान लो कि ये आपकी रे आ रही है, ठीक है, ये यहाँ पे रे आई, बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये आपकी टेंजेंट होगी, टेंजेंट के परपेंडिकुलर मेरा नॉर्मल हो गया। तो आपकी कैसे नॉर्मल हो गया मेरा, तो नॉर्मल से ये इतना एंगल बना रही है, तो जितने एंगल पाएगी उतने एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाएगी, तो आपकी तो वापस हो गई। ये बच्चों यहाँ पे आपकी अगर ये आप ये इसको पीछे बढ़ा दो तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट की, और सिमिलर एज अगर आप इससे पीछे बढ़ा दो तो ये अगर ये रिफ्लेक्ट होगी, तो अगर इससे पीछे बढ़ा दो तो यहाँ पे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो ये क्या करेगी बच्चों, ये तो खैर इमेज बन गया। तो ये क्या करे, तुम देखो कि इस वाले जो रे आई है, ये जो रे आई है रिफ्लेक्ट करके ऐसे भेज दी इसे, और इस वाली जो रे आई है इसे क्या कर दी और तो अब देखो रिफ्लेक्शन के बाद ये वाली रे है और रिफ्लेक्शन के बाद रियल वाली रे बता रहा हूँ ये है, तो क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है और दूर ऐसे चलती चली जाएंगी, ये ऐसे चली जाएगी और ये ऐसे चलती चली जाएगी। तो बच्चों जो कॉन्वेक्स मिरर है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। तो अब हमने देख लिया सब कुछ बिल्कुल कॉनकेव मिरर के बारे में और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में ढंग से।
अब देखो बच्चे, हमें कुछ इसके बारे में नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, कुछ टर्म है, बेसिक टर्म जो कि बराबर यूज होते रहेंगे, उससे हमें अब पढ़ना है, ठीक है ना। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है अब, उसे पढ़ना है। चलो, नॉमेनक्लेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, मतलब कुछ नॉमेनक्लेचर होंगे स्फेरिकल मिरर में, जैसे बेसिक टर्म बोल लो या नॉमेनक्लेचर बोल लो, जो कि बराबर यूज होंगे। जैसे तुम्हें पता है लाइक रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ सरफेस, फोकस पोल, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो नॉमेनक्लेचर में पहले बता दो आप लोगों को, अब जो भी पॉइंट है हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले वो आइडिया रख लेते। लगभग आप पढ़ोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, मैं लिख देता हूं पहले। हाँ तो बच्चों, ये हमारा नॉमेनक्लेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, इतने टर्म में पढ़ना है आपको, एक ही चीज क्लियर होना चाहिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल है, प्रिंसिपल एक्सिस है, फोकस एंड फोकल लेंथ है, फोकल प्लेन है, एपर्चर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। ये सारी चीजें पढ़नी जो कि बराबर यूज होता रहेगा, पूरे चैप्टर में यही चलता रहेगा, ठीक है ना। तो चलो हम शुरुआत करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या होता है। लाइक अगर मैं एग्जाम्पल कॉनकेव मिरर का मिल लेता हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये है आपका, ठीक है। ये क्या कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर ऐसा केव मतलब होता है गुफा या अंदर दबा हुआ, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो, केव केव है ना, कॉनकेव। तो ये चीज करो, क्लियर कर लो, वरना कंफ्यूजन बहुत लोग होता है। ये कॉनकेव मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या, इनर सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो ये मेरा कॉनकेव मिरर है, हमें बताना क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा ये बता दो कि पहली बात तो मिरर कैसे बना होगा। तो तुम्हें अभी जस्ट बताया कि ये आपका पहले क्या रहा होगा, स्फेरिकल मिरर रहा होगा। ये आपका क्या रहा होगा, स्फेरिकल ग्लास रहा होगा। तो आप उसमें से क्या करते हो, कट करते हो एक पार्ट, और उस पर क्या करते हो, एक सरफेस को क्या करते हो, पॉलिश कर देते हो। तो इसका कोई सेंटर होगा, इसी सेंटर को हम लोग क्या बच्चों बोलते हैं, इसी सेंटर को, स्फेरिकल जो आपका मिरर है या स्फेरिकल ग्लास का है, ठीक है ना, आपका जो सरफेस है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर को क्या बोलेंगे, रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब तुम बोलोगे सर सेंटर ऑफ स्फेरिकल ग्लास क्यों नहीं बोला है, स्फेरिकल मिरर क्यों नहीं बोला, क्योंकि भाई आप पूरा ग्लास को थोड़ी स्टडी कर रहे हो, आप तो इसको बस इस कर्वेचर को स्टडी कर रहे हो, तो इसीलिए बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, कुछ है क्या अलग, नहीं। सेंटर ऑफ कर्वेचर वही है जो आपका स्फेरिकल मिरर का ही जो आपका सेंटर है ना। तो ये थोड़ी चेंज होने वाला है आपका, सिंपल सी बात है। तो कहने मतलब ये कि ये बस ऐसे मिटा दो, तो ये आपकी क्या बन गई, सेंटर हो गई ये। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो आपका बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, तो इट इज द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर, इट इज द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर फ्रॉम विच स्फेरिकल मिरर इज फॉर्म्ड, ठीक है ना। बोला कि इट इज सेंटर ऑफ दैट स्फीयर फ्रॉम विच स्फेरिकल मिरर इज फॉर्म्ड, ठीक है ना। ऐसे सिंपली समझ लो कि जिस स्फेयर से बना है उसी का जो सेंटर होगा क्या कहलाएगा, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, दैट्स इट। अब बताओ, तो अगर ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, तो अब बताओ कि यही आपका स्फेरिकल मिरर था, तो जो इसका रेडियस होगा, इसका जो रेडियस होगा बच्चों, ये वाली डिस्टेंस, यही आपकी क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा आपका, कि इट इज ए रेडियस ऑफ दैट स्फीयर फ्रॉम विच स्फेरिकल मिरर इज फॉर्म्ड, ठीक है। इट इज रेडियस ऑफ दैट स्फीयर, मतलब उस स्फीयर की रेडियस है जिस स्फीयर से मेरा स्फेरिकल मिरर फॉर्म हुआ है। हम लोग कॉनकेव मिरर नहीं बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर बोलेंगे, क्योंकि सब कुछ आ जाएगा उसमें, ठीक है ना। लिख लो, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों मैं यहीं पे क्लियर कर दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर में बोलना दे रहे हो। सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए लिख लो आप लोग, एक इट इज सेंटर ऑफ दैट स्फीयर, मतलब ये उस स्फीयर का सेंटर है, फ्रॉम विच स्फेरिकल मिरर इज फॉर्म्ड। इट इज सेंटर ऑफ दैट स्फीयर
फ्रॉम विच स्फेरिकल मिरर इज फॉर्म्ड, ठीक है ना। जैसे अगर हम कॉन्वेक्स के लिए बोले तो ये भी तो कॉन्वेक्स क्या पहले स्फेयर रहा होगा, पहले ये ऐसे स्फेयर रहा होगा, मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया और इस वाले पार्ट को मैंने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। तो ये इसका होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपके रेडियस जो बनेंगे, आपके क्या बनेगी, ये क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। तो लिख लो कि इट रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए लिखो कि इट इज रेडियस ऑफ दैट स्फीयर, इट इज रेडियस ऑफ दैट स्फीयर फ्रॉम विच स्फेरिकल मिरर इज फॉर्म्ड। ऐसे सिंपल है। ये तो तुम्हें डेफिनेशन के फॉर्म में लिखवा दिया। अगर तुम्हें समझना हो तरीके से तो बोलो कि ये जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो सेंटर ऑफ क्या कर्वेचर है, वो उस स्फीयर का सेंटर है, किस स्फीयर का, उस स्फीयर का जिससे ये आपका मिरर, स्फेरिकल मिरर फॉर्म हुआ। स्फेरिकल मिरर बोलने मतलब क्या हुआ, दोनों आ गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर का रेडियस है जिस स्फीयर से ये स्फेरिकल मिरर फॉर्म हुआ है। स्फेरिकल मिरर बोलना पड़ेगा, कॉनकेव कॉन्वेक्स नहीं बोलोगे। कॉनकेव बोल दे तो फिर तो कॉन्वेक्स छूट गया ना, ठीक है। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। अब आती है बात, हमने दो टर्म सीख लिया तो बड़ा सिंपल है, सेंटर ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है, जिससे बना हुआ है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ मिरर कर्वेचर हो गया, ये चीजें क्लियर हो गई। अब आते हैं बच्चों पोल पे। पोल क्या होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर होता है, ठीक है ना। पोल क्या होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। ओ बाप रे, जो पोल होता है इसको ध्यान देना, जो लिखा ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या होगा बच्चों, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों की बात एक साथ कर दिया। इसने क्या कर दिया, एक ही साथ सबकी बात कर दिया, कॉनकेव की भी बात कर दिया और कॉन्वेक्स की भी बात कर दिया, ठीक ना। ज्योमेट्रिकल सेंटर, चलो देखते हैं, ये मेरा क्या हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया और ये मेरा क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अब बताओ इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या दिख रहा है आपको। ज्योमेट्रिकल सेंटर मतलब इसको देख के जहां से बिल्कुल दोनों पार्ट आधा आधा दिखे, है ना। तो ये कहीं बीच वाला पार्ट, ये वाला, इससे हम लोग पोल बोलेंगे, इसे रिप्रेजेंट करेंगे पी से। क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे, इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पी से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो है आपका बच्चों, ये जो है आपका क्या होगा, इसका भी ये मिड वाला पार्ट, ये वाला, ये भी क्या कहलाएगा, आपका पोल पार्ट कहलाएगा। जिससे देखो ना, पोल से क्या आ रही है, ज्योमेट्रिकल सेंटर, ये ऊपर इतना और नीचे इधर, ये ऊपर इतना, ये नीचे इधर, तो ये मेरा पोल हो गया। तो पोल क्या था, ज्योमेट्रिकल सेंटर स्फेरिकल मिरर इज नोन एज पोल। एक और चीज बोला है कि इन प्रॉब्लम वी कंसिडर पोल एट दैट पॉइंट फ्रॉम विच इजिली एनालाइज पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ठीक है। अब आते बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये मेरा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। अब मेरी पोल भी हो गई। प्रिंसिपल एक्सिस बताते हैं क्या होता है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है बच्चों, देखो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। मान लो कि क्या आपका, ये आपके क्या है, मिरर है। कौन सा मिरर भाई, कर्व मिरर है, ठीक है। आप क्या करो, ये किससे मिलकर बना होगा, ये किससे मिलकर बना होगा, नहीं जम रहा है भाई ये तो, ठीक है। अब सही है, इधर भी ज्यादा हो गया थोड़ा सा कर्व, अब सही है। ये इसका सेंटर कुछ होगा और मैंने कुछ पार्ट यहां से कट कर दिया और इधर क्या कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया। तो ये मेरा यहां तक बच्चों क्या बन गया, ये मेरा कॉनकेव मिरर बन गया, है ना। यहां तक ये मेरा क्या, कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। ये इसका सेंटर हो गया, आपको सेंटर पता चल गया। और ये जो आपकी लाइन होगी मिलाने वाली, ये सेंटर हो गया और ये क्या आपकी रेडियस कर्वेचर हो गई। और इसका देखो, इसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर क्या है आपका, यही बनने वाला है,
पोल, सेंटर जो, ठीक है ना, ये क्या हो गया, पोल हो गया। अब आप बात आती है कि प्रिंसिपल एक्सिस, हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। जो प्रिंसिपल एक्सिस होती क्या है, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर। कॉन्केव लेख के सामने बताया, कॉन्वेक्स तो बाकी है ना, तो स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। मतलब अगर सेंटर अप और पोल को जो आप लाइन मिलाने वाली जो लाइन है बच्चों, वही आपकी क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। तो वो आपकी जो प्रिंसिपल मिला दो, और ये कहीं इधर इनफाइनाइट तो प्लस इनफाइनाइट जा सकती है, और ये माइनस इनफाइनाइट तो ये देखो अब सब चीजें यहीं पे हो गई कि ये हो गया मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो इसी स्फीयर का जो सेंटर है वही क्या होगा, इस कर्वेचर का सेंटर हो गया। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, मतलब जो स्फीयर का रेडियस है वही कर्वेचर का रेडियस हो गया। अब ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ क्या है, ये मिरर, स्फीयर का मिरर यानी कॉन्केव मिरर, जो इसको डिवाइड कर दे आधा आधा, ज्योमेट्रिकल सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। इनको मिला दो सेंटर और पोल को, तो मेरा क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस बन गया। तो एक साथ हमने क्या कर दिया, सब कुछ देख लिया बच्चों। अब हमें देखना है बच्चों फोकस एंड फोकल लेंथ देखना है, ठीक है। फोकस एंड फोकल लेंथ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है, असली तो कहानी यही चालू होने वाला है। फोकस एंड फोकल लेंथ हमें देखना है, ठीक है बच्चों। हाँ बच्चों, चलो हम लोग यहाँ पे थे। फोकस एंड फोकल लेंथ बता रहा था। ये आपका क्या है, कॉन्केव मिरर है, ये आपकी एक्सिस होगी प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल है। आपको फोकल को समझने के लिए क्या करना है, फोकस को वो करना है क्या बच्चों कि आपको प्रिंसिपल एक्सिस में पैरेलल रे लानी है, और ये ऑफ कोर्स अगर आ रही है तो ये मिरर है आपका, तो क्या करेगा, रे को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ऑफ कोर्स वो करेगा बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम लोग इस पर नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग, हमेशा कोई इसी पे इस पॉइंट पे क्या करो, एक टेंजेंट ड्रॉ करो, अप्रॉक्स लगभग, हाँ ये है। अब ये हम लोग की ये यहाँ से आएगी और ये पास करेगी समथिंग, ये मेरा नॉर्मल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ सेंटर से। हमेशा याद रखना, कोई भी कर्व मिरर ले रहे हो उसका नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो कहाँ से पास करेगी, सेंटर से। एक चीज तो ये तुम दिमाग में रख लो। तो ये आपकी क्या होगा, इंसिडेंट एंगल जितने से आई उतने से वापस हो गई, ठीक है ना। तो ये समथिंग आपकी, ये आपकी यहाँ से पास हो गई। तो ये क्या हो गई बच्चों, ये हो गई यहाँ से, और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। तो तुमने देखा क्या, तुमने देखा कि ये जो रे है प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे कट कर रही है उसे हम लोग बोलते हैं फोकस। उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, फोकस बोलते हैं। याद रहेगा। फोकस कैसे पता करोगे, पहले तो आपकी रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आनी चाहिए, रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगी दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। अब बात आ गई तो फोकस क्या है बच्चों, एक पॉइंट है और एक ऐसा पॉइंट है जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से जो रे आती हैं, रिफ्लेक्शन के पास जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है प्रिंसिपल एक्सिस पे, या बोलते हैं जिस पॉइंट पे सारी रे, अगर मैंने एक रे लिया है, जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे सारी रे मीट करती है वो आपकी क्या कहलाएगी, फोकस, ठीक है। तो फोकस एक पॉइंट है। अब आती फोकल लेंथ, जैसा कि नाम से क्लियर है, लेंथ है। ये कैसा लेंथ है, फोकस और पोल के बीच की जो लेंथ होती है बच्चों हम लोग बोलते हैं उसे फोकल लेंथ बोलते हैं, और ये होता है रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। तो फोकल लेंथ इज द लेंथ बिटवीन फोकस एंड पोल। एंड व्हाट इज द आपका फोकस, फोकस क्या है, तो फोकस वो है बच्चों एक ऐसा पॉइंट कि मतलब अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे कट करती है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, ठीक है। बाय द अप्रोक्सीमेशन बच्चों देखा गया, ये मैं क्या बोला, अप्रोक्सीमेशन बोला गया, ध्यान रखना, अभी समझ में आया क्यों। बाय अप्रोक्सीमेशन ये बोला गया बच्चों कि ये जो आपकी फोकस है एफ, वो क्या होती है, मिड पॉइंट होती है सेंटर और क्या, पोल का, सेंटर और पोल के बीच का। यानी कि जो मैं बोल सकता ऐसे कि जो आपका सी एफ है, वो सी एफ क्या है बच्चों, आपका क्या है, सी पी बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो सी एफ कितना है, सी एफ या एफ पी बोल लो, एफ पी बोलो, कोई दिक्कत नहीं। वो क्या है बच्चों, एफ पी क्या है आपका, सी पी बाई 2, एफ पी क्या, सी पी बाई 2, एफ पी को एफ से लिख दिया, और सी पी क्या होगा, आर बाई 2। और 10th में यही पढ़े थे तुम लोग कि जो फोकस होता है क्या, रेडियस कर्वेचर का आधा होता है, ठीक है ना। लेकिन मैं यहाँ पे बोल रहा अप्रोक्सीमेशन, क्यों अप्रोक्सीमेशन, अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा।
चलो भाई ये तो इतनी बात हुई। अगर सपोज करो देखो रे थोड़ा सा ध्यान से देखना, अगर सपोज करो कि मैं एक इससे ऊपर एक मैं प्रिंसिपल एक्सिस के इससे जस्ट ऊपर काफी थोड़ा सा ऊपर मैंने क्या कर दिया, एक रे ले लिया। अब यहां पे अब इसकी ये मेरी इंसिडेंट रे है बच्चों, इसकी नॉर्मल क्या होगी ये बताओ, ऐसे मिला दो सेंटर से, ये आपकी नॉर्मल होगी। तो ये जितने एंगल पे आई है उतनी ही एंगल वापस होगी। तो बच्चों ये जब आपकी वापस होगी तो लाइक ये समथिंग ऐसे वापस होगी, या आपकी इधर भी वापस हो सकती होगी ना। बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये जो आपका फोकस जो है उस फोकस से अब पास नहीं करेगी, अब वो उस फोकस से पास नहीं करेगी। अगर आप बढ़ा दी तो क्या होगी, ये एंगल चेंज हो गया तो यहां से रिफ्लेक्शन वाला एंगल चेंज हो जाएगा, तो ये समथिंग मैं मान लेता हूं कि इधर से पास करिए, ठीक है ना, इधर से पास करिए, यानी फोकस ही शिफ्ट हो गई। अब तो प्रिंसिपल है, तब तो मेरा फोकस एक पॉइंट पर रहा ही नहीं, अब तो मेरा यहां पे आ गया ना बच्चों, तो क्या मेरी हाफ होगी, नहीं होगी, तब तो मेरा ये कुछ गलत है। तब तो हम लोग ये हमेशा नहीं बोल सकते F = R/2, ऑफकोर्स नहीं बोल सकते, क्योंकि जैसे मैंने रे ऊपर लिया मेरा ये वाला एंगल चेंज हो गया, तो ये वाला मेरा एंगल चेंज हो गया, ठीक है। तो समथिंग इज रॉन्ग। अब देखते हैं कि आखिर क्या रॉन्ग है, क्यों, मतलब एक इसका मतलब अप्रोक्सीमेशन मतलब क्या, कि कुछ कहीं ना कहीं कुछ स्पेशल केस है, उसी स्पेशल केस में क्या होगा आपका सही होगा। और आप देख भी रहे हो कि एज ए रूल के तहत मेरा डेफिनेशन ये बोलता कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली जो जहां पर रिफ्लेक्ट करेगी वही मेरा फोकस होगा। तो ये वाली तो रिफ्लेक्ट यहां पे कर रही है और ये वाली तो रिफ्लेक्ट यहां पे कर रही है, तो फोकस आके ले तो ले कौन सा, बोलो। अब यहां पे आती है समथिंग, फोकस तो ये भी होगा और ये भी होगा, इसे बोलो डिफरेंट फोकस। लेकिन इस वाले कंडीशन के लिए F = R/2 तो अब नहीं रहा ना, यहाँ पे F = R/2 हो गया, यहाँ पे F = R/2 नहीं रहा। अब वही चीज को देखो, मैं हम लोग चेक करते हैं कि आखिर किस केस में ये F = R/2 आने वाला है, जो हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। देखो अब मैं क्या करने वाला हूं, ये बच्चों क्या आपकी स्फेरिकल मिरर है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये इसका अप्रोक्स ये सेंटर होगा आपका, ठीक है। ये आपकी रे ऐसे आई प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल, ये आपका क्या कहलाएगा बच्चों, ये आपकी नॉर्मल हो गई। नॉर्मल जरूरी है ना रिफ्लेक्शन के लिए। ये आपकी इंसिडेंट एंगल हो गई, तो जितनी एंगल से उतनी एंगल से वापस होगी, ये तो मेरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है। तो ये समथिंग आपकी ऐसे वापस हो गई, रिफ्लेक्टेड है। तो ये नॉर्मल है और इंसिडेंट रे मान लिया कि आई एंगल बना रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी कितनी एंगल बनाएंगे बच्चों, वो भी आई बनाएंगे, तो ये भी कितना हो गया, आई हो गया। बोलो यहाँ पे एग्री करते हो, चलो ठीक है। ये मैंने F ले लिया बच्चों, ये मैंने P ले लिया, और ये वाला पॉइंट यहाँ पे A हो गया। अगर दो ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस पहले वाली जो रे इंसिडेंट रे दोनों पैरेलल है, तो अगर ये I है जैसे ये, तो अल्टरनेट एंगल के थ्रू ये भी क्या होगा आपका I हो गया। अब तुम देखो कि इस वाले ट्राइंगल को देखो, इस अब ट्राइंगल समझो, ये CFA क्या आपका एक ट्राइंगल है, ये नॉर्मल है। CFA क्या एक ट्राइंगल है जिसमें दो एंगल I और I क्या सेम है, तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल अगर दो एंगल सेम है तो उनके सामने की भी जो साइड वो भी क्या होगी आपकी सेम होगी। तो इस वाले I के सामने की साइड ये है और इस वाले सामने की साइड ये है, तो ये मेरा दोनों सेम हो गया। चलो मैं इस साइड इसको दिखाता हूं, CFA ये है ना, CFA ये बच्चों CF है, तो ये मेरा I है और ये भी मेरा क्या I है। हाँ, CFA ये वाला ट्राइंगल को मैंने बाहर कर दिया। अगर ये I है बच्चों तो ये भी I है, ये हमने देख लिया यहां से। तो किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल क्या है सेम है तो उनके सामने की साइड भी क्या होगी सेम होगी। तो इसके सामने की साइड ये और इसके सामने की साइड ये दोनों क्या है बच्चों सेम हो गई, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। तो अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल में किसी भी वर्टेक्स से उसके सामने वाले साइड पर अगर आप क्या करते हैं परपेंडिकुलर डालते हो, क्या बोला परपेंडिकुलर, तो इन दोनों को क्या करेंगे हाफ हाफ में डिवाइड कर देगा, आधा आधा में। तो वही मैं करने वाला हूं, यहां से क्या करूंगा, मैंने F से परपेंडिकुलर डाल दिया और मैंने डाल दिया कि यहाँ पे M नाम दे दिया। तो अब तुम बताओ कि CM = MA हो जाएगा ना, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में किसी भी वर्टेक्स के सामने वाले साइड पे अगर क्या करते हो आप परपेंडिकुलर डालते हो तो क्या करेंगे हाफ हाफ कर देंगे।
तो CM और मेरा MA क्या हो गया बच्चों, बराबर हो गया। अगर मेरे को CA लिखना बच्चों, CA, तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, CA इक्वल टू क्या लिखूंगा, CM प्लस में MA। बोलो यहां तक एग्री करते हो। CA क्या बच्चों, CM प्लस MA, ये तो दोनों खैर बराबर, तो मैं लिखता हूं इनको, CA को मैं लिख सकता हूं क्योंकि CM और MA क्या है, बराबर, तो मैं लिख दूंगा CA इक्वल टू 2CM, इतना लिख सकता हूं। बोलो यहां तक एग्री करते हो। चलो अगर यहां तक एग्री करते हो तो CA मेरा क्या है बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, क्योंकि सेंटर और पेरिफेरी पे एक पॉइंट है, तो क्या होगा मेरा रेडियस हो जाएगा, R हो जाएगा, R ही होगा ना, ये R बोलो चाहे ये R बोलो, रेडियस है भाई, ये R हो गया। ये होगा 2 इंटू में CM। अब आती बात CM क्या होगा बच्चों, अब तुम देखो CM में, अगर यहां से ये मेरा CM है, तो अगर ये वाला ट्राइंगल लेते हो, ये वाला ट्राइंगल, तो ये CF है। चलो तुम्हें सीधा मैं बताता हूं, cos i का फॉर्मूला लगा दो, हालांकि कंपोनेंट ले लेते तब भी काम होता है। cos i बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos i बच्चों का बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस क्या है बच्चों, CM है, और हाइपोटेनस क्या है बच्चों, CF है, ये मेरा CF हो गया। तो यहाँ से CM कितना बच्चों आ गया, CM मेरा आ गया CF इंटू में क्या, cos i, CF इंटू में क्या बच्चों, cos i। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो 2 इंटू CM मेरा हो गया बच्चों, CF इंटू में क्या, cos i, 2 इंटू में CF इंटू cos i। बाय द फॉर्मूला ऑफ फोकस, अगर FP ये F है तो ये भी क्या होगा आपका F होगा, नहीं FP तो ये होता है ना, अभी हम लोग इसे नहीं बोल सकते। तो R इक्वल टू होगा 2 इंटू में CF इंटू में क्या, cos i। तो अगर मेरे को CF लिखना हो, CF, तो मेरा CF बच्चों यहाँ पे आ गया, CF आ गया मेरा R/2 इंटू में क्या, cos i। बात समझ में आ रही है। अब चलो तुमको सिखाते हैं यहाँ से हम क्यों, मैंने क्या किया यहाँ पे। तो बच्चों जो आपका CF आ गया R/2 cos i, R/2 cos i आ गया, ठीक है। अब देखो मैं क्या बोलना चाह रहा था कि जो हमने फोकस ये माना था कि अगर ये फोकस है, ये मेरा फोकस है, और बाय द अप्रोक्सीमेशन अगर ये मिड पॉइंट है CP का, जो F है CP का अगर मिड पॉइंट है, तो ये मेरा डिस्टेंस क्या होगा, F होगा, और ये मेरा होगा क्या, R/2 होगा। अगर ये F इक्वल टू R/2 है तो CF भी मेरा क्या होगा, R/2 होगा, CF भी क्या होगा, R/2 होगा। तो यानी कि इसको R/2 होने के लिए FP को मेरा CF भी क्या होना चाहिए, R/2 होना चाहिए। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ इनडायरेक्ट वे में कि R/2 तभी हम लोग ले पाएंगे अगर हम प्रूफ कर दें कि CF मेरा R/2 हो जाए, CF है ना भाई। अगर ये मिड पॉइंट ये R/2 होगा तो ये R/2 होगा, ये R/2 मतलब क्या आपका CF होगा, CF इक्वल टू R/2 cos i। में ये चेक करना है कब मेरा CF R/2 हो जाए, तो मेरे पास एक फैक्टर है cos i। अगर बच्चों अगर मैं i को 0 ले लूं या आपका टेंड करे लगभग अप्रॉक्स 0 हो जाए, तो cos i क्या होगा बच्चों मेरा 0 हो जाएगा। तब जाके मेरा क्या होगा, CF मेरा CF मेरा आ जाएगा R/2। अगर CF मेरा R/2 हो गया तो मेरा FP मतलब क्या होगा, मेरा फोकस भी क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा, तब मैं ले सकता हूं। यही अप्रोक्सीमेशन है, इसलिए वो मैं वहां बोला था अप्रोक्सीमेशन, यानी कि जब फोकस जो होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ तभी होगा जब इंसिडेंट एंगल अप्रॉक्स क्या करेगा, आपकी 0 होगी, ठीक है। अदरवाइज आपका इंसिडेंट एंगल पे डिपेंड करेगा, वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है cos i के। अदरवाइज आपके क्या करें, इंसिडेंट एंगल पे क्या करेगा बच्चों, डिपेंड करेगा। यहां तक क्लियर होती है बात। चलो तो इस केस में जितने भी ज्योमेट्रिकल सेंटर है बच्चों, ये जो मेरा टॉपिक है रे ऑप्टिक्स, हमेशा वहां पे हम लोग ऐसा एंगल लेंगे जहां पे क्या हो, I 0 हो। तो अब बात आती है कि सर किस केस में आपका I लगभग 0 होगा, ठीक है। तो अब हम लोग उसकी बात करने वाले। यहां से एक और टॉपिक निकल के आ जाता है इसी के आगे, इसी के थ्रू बताने के आगे ही। चलो I तब आपका बच्चों 0 होगा अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तब आपका 0 होगा जब आपकी रे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या बहुत ही करीब हो, क्या हो बहुत, ये अभी दिखा रहा हूं दिखाने के लिए, इससे भी करीब होगी, ठीक है ना। ये सेंटर हो गया। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही करीब होगी बच्चों जितनी भी रे, ठीक है ना, तब वो क्या करेगी, अगर रिफ्लेक्ट होगी बच्चों तो वो एक ही पॉइंट से पास करेंगे, सारी क्या करेंगे, एक ही पॉइंट से पास करेंगे, सब रिफ्लेक्शन के बाद ये वाला पॉइंट, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो अब इस केस मेरा क्या होगा बच्चों, I 0 होगा। अगर मेरा I अप्रॉक्स 0 होगा तो cos I मेरा क्या हो गया, 0 हो गया, और वहां से CF मेरा निकल के आ जाएगा, वहां से मेरा CF कितना निकल के आ जाएगा बच्चों, CF में बता रहा हूं CF। तो अगर मेरा CF मेरा आ जाएगा R/2, अगर CF मेरा R/2 हो गया तो FP मतलब मैं फोकस को भी क्या ले सकता हूं, R/2 ले सकता हूं, ठीक है। तो अब मैं बोलूंगा कि इनको जब F इक्वल टू R/2 तब भी हम लोग ले सकते हैं जब
आई क्या हो, 0 हो, या मैं ये बोल दूं कि ऐसी रे लो जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो, जो पास हो, और इसी रे को हम लोग बोलते हैं पैराक्सियल रे। क्या बोलते हैं, पैराक्सियल। चलो ठीक है, तो हमने सीख लिया एक चीज, क्या, पैराक्सियल रे। तो अब हम लोग बार बार ये नहीं बोलेंगे कि F = R/2 फॉर्मूला हम तभी लगाएंगे जब आपका I क्या हो, 0 हो। अब हम लोग इसके बजाय ये बोलेंगे कि पैराक्सियल रे के लिए वैलिड है, बस दैट्स इट। F = R/2 फोकस जो होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा तब होगा जब हम लोग वो तब होगा जब क्या हुआ, वो अब आपका पैराक्सियल रे के लिए हो, ठीक हो, इसके लिए पैराक्सियल रे के लिए। चलो, तो हमने देख लिया कि जो CF होता है R/2 cos I हो गया, अगर पैराक्सियल रे है तभी F = R/2 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब बात आती है कि सर अगर पैराक्सियल रे, मान लो कि हमारे पैराक्सियल रे नहीं हो, हालांकि वो सिलेबस में नहीं है, तब क्या मेरा फोकस होगा, तो देख लो, निकाल सकते हो अब तो। खैर अगर पैराक्सियल रे नहीं है तब भी निकाल सकते हो आप, देख लो। फोकस मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, देख रहे हो ना कितना डिस्कशन चल रहा है इस पर, और सब तो नॉर्मल थे कि ये आपकी सेंटर है, यहाँ से रे आई पैरेलल, और ये आपकी यहाँ से पास करके ये पोल है आपका, ये कैपिटल F था। तो अगर ये I है, अगर ये I है, ये भी I था, तो हाँ हम लोग कहाँ पे थे बच्चों, CF निकाल लिया था। चलो यहाँ पे हमें FP निकालना है, मेरा FP मेरा क्या है, फोकस है। ये तब की केस है जब आपकी रे क्या पैराक्सियल ना हो। तो अगर ये मेरा ये FP निकालना है बच्चों, और ये टोटल कितना मेरा R है, ठीक है। तो अब बता F क्या होगा मेरा, रेडियस ऑफ कर्वेचर से हम लोग क्या करेंगे, CF को माइनस करेंगे, तो F हो गया, और R माइनस क्या हो गया, CF हो गया। CF मेरा हो गया R/2 इंटू में क्या, cos I, तो यहां से F आ गया बच्चों R × 1 - 1/2 cos I। ये फोकस हो गई, फोकस क्या हो गई, R × 1 - 1/2 cos I, ठीक है। तो ये आपका तब का, ये हर एक केस के लिए, ये F = R × 1 - 1/2 केस 1 - 1/2 cos I क्या है, वो तब के लिए है जो हर एक केस के लिए है। मतलब फोकस यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा है, cos I पे डिपेंड कर रहा है। देख लो यहाँ पे फोकस किस पे डिपेंड कर रहा है, R × 1 - 1/2 cos I। अगर इंसिडेंट एंगल चेंज करोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, अगर आप इंसिडेंट एंगल चेंज करते हो तो फिर आपका क्या हो जाएगा, पूरी जो फोकस है वो चेंज हो जाएगी। अगर आपका I = 0 रखते हो, I = 0 मतलब क्या, फॉर पैराक्सियल रे, पैराक्सियल रे, तो उस केस में बच्चों F हो जाएगा मेरा R × 1 - 1/2, तो यहां से F हो गया बच्चों R/2। कुल मिला के अब हम लोग समराइज करते हैं कि अगर किसी भी रे के लिए अगर फोकस निकालना है, फोकस वो होता है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चले, फोकस वो होता है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चले, और वो क्या करें, प्रिंसिपल एक्सिस से जिस पॉइंट पे कट करेंगे उसे हम लोग बोलेंगे फोकस, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आ जा रही है कि वो डिपेंड कर रहा है इंसिडेंट एंगल पे। जैसे मैं बोलूं कि मेरा सेंटर है और एक मेरी प्रिंसिपल एक्सिस के पहले ये रे चली और यहां पे कट कर दी, एक यहां पे चली बच्चों और यहां पे कट कर दी, तो ये मेरा 2 फोकस मिल गया। तो हमेशा इंसिडेंट एंगल पे क्या हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस मेरे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है, पैराक्सियल रे के लिए होता है, और पैराक्सियल रे के लिए क्या होता है, I = 0 होगा, और उस केस में सारी रे क्या करेंगे, एक ही पॉइंट मीट करेंगे, और वहां मेरा F = आता है R/2 आता है, ठीक है बच्चों। चलो अच्छा, ये नीचे होगा ना, F = R × 1 - 1/2 cos I, ये भी क्या होगा, नीचे होगा। तो हमने बिल्कुल क्या कर दिया, फोकस के बारे में अच्छे से स्टडी कर दिया, फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, हमने बिल्कुल अच्छे से इस पर क्या कर लिया, स्टडी कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देख ले टाइम क्या हो रहा है। अच्छा, यहीं पे एक और टॉपिक इसी के अंदर है, स्फेरिकल एब्रिविएशन। स्फेरिकल एब्रिविएशन, स्फेरिकल एब्रिविएशन क्या होता है बच्चों, एक डिफेक्ट होता है स्फेरिकल मिरर में। देखो क्या होता है, बता देते हैं। जैसे क्या, ये आपकी क्या मिरर है, अब क्या है कि ये आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर C है, ये आपकी क्या की फोकस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या करे, रे चले, ये समथिंग कहीं यहां पे आके
इंटरसेक्ट कर दे, तो ये आपके यहाँ पे पहले इंटरसेक्शन से रे आपके यहाँ पे आ गए। एक और चली बच्चों यहाँ से, और वो कहाँ पे कर दी, आई थिंक ये और थोड़ा सा आगे हो जाएगा, ये यहाँ पे कर दी, है ना। आप देख लेना, नॉर्मल ड्रॉ करना है यहाँ से, अगर ये एंगल बढ़ गया तो इधर भी तो एंगल बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे आगे फिर ऐसे करोगे एक और, तो फिर आपकी यहाँ पे कट कर दी। तो कुल मिला के देख रहे हो क्या कर रहे हो, क्या इंटरसेक्शन जो रिफ्लेक्शन के बाद क्या ये एक ही पॉइंट पे मिल रही, नहीं मिल रही। अगर एक ही पॉइंट पे नहीं मिल रही है तो आपका शार्प इमेज आएगा नहीं, बहुत थोड़ी थोड़ी क्या है। अगर एक ही पॉइंट पे, लाइक अगर सारी रे ऐसे ऐसे बिल्कुल एक ही पॉइंट पे मिलेगी, सारी अगर रे एक ही पॉइंट पे मिल जाए तो शार्प इमेज मिलेगी। यहाँ पे शार्प इमेज आपको नहीं मिलेगी। शार्प इमेज मतलब क्या हो गया कि वो धुंधला दिखाई देगा, बिल्कुल क्लियर साफ नहीं दिखाई देगा। तो ये किसके वजह से आ रही है, स्फेरिकल की वजह से आ रही है, क्योंकि ये स्फेरिकल मिरर है और स्फेयर है, इसी वजह से तो ऐसा आ रहा है ना। ये यहाँ पे क्या हो चुका है, बहुत स्फेरिकल हो चुका है, तो क्या कर रही है, ऐसे आ रही है और इधर भेज दे रही है। इसी को हम लोग बोलते हैं डिफेक्ट, बोलते हैं स्फेरिकल एब्रीविएशन। मतलब उसकी स्फेरिकल प्रॉपर्टी की वजह से क्या हो रही है कि रिफ्लेक्शन के बाद जो है सारी रे एक ही पॉइंट पे नहीं कट कर रही है, सारी रे एक ही पॉइंट पे नहीं कट कर रही है, इसीलिए क्या हो रहा है, आपको शार्प इमेज नहीं मिल रहा है, धुंधला इमेज मिल रहा है। तो इस चीज को खत्म करने के लिए स्फेरिकल एब्रीविएशन को हम लोग स्फेयर नहीं लेते, थोड़ा सा बेंड कर देते हैं, लाइक पैराबोलिक ले लेते हैं। मतलब आपका ये अब हम लोग कुछ अगर ऐसे ले लें बच्चों, ऐसे ले लें, तो जितनी रे है सबको क्या कर देगा, एक ही जगह पे क्या कर देगा, उसे भेज देगा। बात समझ में आ रही है। मतलब अगर आप थोड़ा सा इसको ऐसे ले लें, थोड़ा सा स्फेरिकल टाइप में, पैराबोलिक टाइप में, पैराबोलिक लाइक ऐसे, तब अगर आपकी रे आती है, ऐसे रे आई यहीं पे, ऐसे रे आई वहीं पे, ऐसे रे आई आपकी वहीं पे, सारी को क्या करेगी, सारी रे को क्या करेगी, एक ही पॉइंट पे क्या कर देगी, आपकी रिफ्लेक्ट कर देगी, तब यहाँ पे आपको शार्प इमेज मिलेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल एब्रीविएशन। का मतलब क्या हुआ, लिखना तो लिख लो कि इफ एफ इज डिफरेंट, नहीं स्फेरिकल, चलो मैं बोल देता। स्फेरिकल एब्रीविएशन का एक डिफेक्ट है, जिसके वजह से किसके डिफेक्ट, स्फेरिकल में एब्रीविएशन क्या है बच्चों, डिफेक्ट है। कैसा डिफेक्ट है, ड्यू टू स्फेरिकल प्रॉपर्टी, स्फेयर होने की प्रॉपर्टी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रे एक ही पॉइंट पे क्या कर रही है, आपकी कट नहीं कर रही है, जिसके वजह से मेरे को रिफ्लेक्शन से तो मेरे को इमेज मिलती है ना। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद एक ही पॉइंट पे कट नहीं करेगी, किसके वजह से, स्फेरिकल की वजह से, जिसकी वजह से मेरे को शार्प इमेज नहीं मिल रहा है। तो अब मेरी अब आखिर प्रॉब्लम क्या है, स्फेरिकल प्रॉपर्टी की वजह से तो ऐसी हो रही ना, तो हम लोग क्या करें, उसे स्फेयर ना करके क्या करते हैं, पैराबोलिक कर दे, तो वो क्या करेगी, शार्प इमेज बनाएगी। इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इससे स्फेरिकल एब्रीविएशन बोलते हैं। और ये जो मेरा मिरर क्या है, आपका पैराबोलिक है। तो जो भी आपकी जो मिरर होते हैं, जो गाड़ी वगैरह में लगाए होते हैं, तो क्या होते हैं, थोड़ा सा बेंड होते हैं, पैराबोलिक होते हैं, प्योरली स्फेरिकल नहीं होते। ठीक है, ये बात यहाँ तक क्लियर है। अब क्या फोकस, चलो बच्चों, अब हम लोग आते हैं हमारा फोकल हो गया, फोकल लेंथ हो गया, स्फेरिकल एब्रीविएशन हो गया। अब हम लोग आ जाएंगे बच्चों किस पे, अब हम लोग आ जाएंगे आपका फोकल प्लेन पे। किस पे आएंगे, फोकल प्लेन। देखो क्या होता है कि ये आपका क्या है, स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पहले रे चलेगी, कहाँ पे आके इंटरसेक्ट करेगी, फोकस पे, ठीक है। तो अगर हम बच्चों कोई प्लेन ले लें, जैसे अगर लाइक जो कि किससे पास करे, आपकी फोकस से पास करे, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मान लो कि प्लेन का नाम दे दिया ABCD बोल दिया, तो हम लोग इसी को क्या बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे, फोकल प्लेन बोलेंगे। मतलब इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये जो अगर 3D में अगर दिखाएं आपको, तो ये बेसिकली ये जो प्लेन आपको ऐसे दिख रहा है, वो प्लेन आपका ऐसे कुछ है, ये फोकस है और फोकस से पास करने वाले प्लेन है। तो आपकी फोकल प्लेन क्या है, एक ऐसी प्लेन जो कि फोकस से पास करे एंड विच आर परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। फोकल प्लेन द प्लेन विच पासेस थ्रू फोकस, किससे पास करिए, देखो F से पे मेरी पास करें, एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज नोन एज फोकल प्लेन।
अब आखिर बात आती है, तो मैंने डेफिनेशन की बात कर दी, ऐसे आखिर क्यों फोकल प्लेन को जानने की जरूरत होती है। अब देखो क्यों फोकल प्लेन हम लोग जानते हैं, आखिर हम लोग क्यों पढ़ते हैं फोकल प्लेन, ये देख लो। आपने देखा ये कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही है आपकी, यहां ज्यादा दूर हो गया, ठीक है, ये सेंटर हो गया समथिंग, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल रे चली बच्चों। रिफ्लेक्शन के बाद ये यहां से पास कर गई और ये मेरा हो गया फोकस, ठीक है। एक और लेना तो ले सकते हो, और ये मेरा ये पैरेक्सियल रे है, तो ये एक ही पॉइंट से बच्चों क्या करेंगे, पास करेंगे, ठीक है, ये पास करेंगे। अगर हम लोग क्या करें कि हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल रे ना लें, हम लोग रे तो लें पर प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल ना लें, लाइक अगर हम लोग क्या करें, एक ऐसे रे ले लें, ठीक है, और ये आपकी ऐसे वापस कर जाएगी, ये ऐसे आई, अब पोल पे गिरी और ये वापस ऐसे हो गया। और एक और ले लें इसी के पैरेलल, इसी के पैरेलल, कहाँ पे ये कर रही है आपकी, ये यहाँ पे कर रही है, ऊपर थोड़ा सा, यार देखो ये व्हाइट बोर्ड होता थोड़ा सा और अच्छा बनता। ये हो गया और ये हो गया, ये दो रोते कहाँ पे आ गए, ये दो जो रे हैं, ये तो आप फिर से बना देता हूँ यार, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आखिर क्यों फोकल प्लेन की हमें जरूरत है बच्चों, ठीक है। ठीक है, ये मेरा है बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक रे बच्चों मैंने लिया जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ऐसे, और ये यहां से वापस हो गए, क्या कहलाता है, मेरा फोकस होता है। एक और ले लो, पैरेक्सियल है, पैरेक्सियल भी मतलब क्या होगा, पैरेक्सियल रे मतलब क्या हो गया कि उसी पॉइंट से ही पास करेगी, क्योंकि आई लगभग क्या होगा, 0 हो गया, तो ये हो गया। अगर बच्चों मैं पैरेलल ना लेके, मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ना लेके मैं किसी एंगल पे लूँ, लाइक ऐसे ले लूँ मैं कि ये एक जो रे है मेरी क्या आ रही है, पोल पे आ रही है, पोल पे, ठीक है ना, इनफाइनाइट से ये पोल पे आ रही है, तो जितने पे आई उतने से क्या होगी, वापस चली गई, ठीक है, जितने से आई उतने से क्या होगी बच्चों, वापस चली गई। इमेज बनाने के लिए एक और मेरे को लेना पड़ेगा, तो एक और रे ले ले इसी के पैरेलल, एक और ले ली इसी के पैरेलल, तो वो आपकी यहाँ पे आई। अगर वो यहाँ पे आई तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के थ्रू जो है आपका, ये आपका क्या नॉर्मल होगा, तो ये आपका देख लेना आप लोग, ये यहाँ पे आके कट कर दो, ठीक है, ये थोड़ा सा और इधर आएगा, ये यू, तो ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, यहाँ पे आपकी इमेज बनेगी इस बार। तो ये आपका दो, एक तो मैंने प्रिंसिपल एक्सिस पहले दो पैरेलल बीम चलाया और वो फोकस पे कट कर दी, मतलब इमेज कहाँ पे बन गया, फोकस बन गया। ये यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग जो रे होती है वही तो इमेज बनाती है। ये दो पैरेलल रे आई रिफ्लेक्शन के बाद, ये ऐसे कट करेंगे। अब ये जो बच्चों कट किए ना, ये जो कट की, ये क्या है कि फोकल से जो पास करेगी लाइन या प्लेन, ये उसी पे होगी, याद रखना, थोड़ा सा मैंने इधर हो गया, ये उसी पे होगी, यानी कि फोकल प्लेन पे होगी। यही बताना चाह रहा है कि अगर इनफाइनाइट से दो रे पैरेलल आ रही है, वो प्रिंसिपल एक्सिस से भले ही ना पैरेलल हो, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होता तो फोकस पे कट करेंगे, अगर नहीं है किसी एंगल पे इनफाइनाइट से आ रही तो किस पे कट करेंगे, फोकल प्लेन पे कट करेंगे। तो यहां से एक रिलेशन आता है, वो रिलेशन में समझा देता हूं बस साइड से। वो जो आपका रिलेशन है बच्चों, वो क्या है वो मैं बता देता हूं। जैसे कि आपकी रे ऐसे आ रही थी, एक पोल पे आई और पोल से क्या हो गया, वापस हो गए। एक रे आपकी यही था नहीं, और एक रे आपकी ऐसे आ रही थी, और ये जो रे है आपकी समथिंग आपकी ये यूं आ गई, ठीक है ना, यूं। तो कहाँ पे कट कर दी, यहाँ पे। तो ये आपका क्या है बच्चों, एच हो गया, और ये जिस पॉइंट है तो फोकली प्लेन में ना, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस होगा। तो बेसिकली अगर हम लोग ये ट्राइंगल लें, ये वाला, आप समझ रहे हो कौन से,
जैसे कि मान लो कि थीटा पाया तो थीटा से वापस होगा। तो मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ कि जैसे ये हो गया आपका थीटा हो गया और ये आपकी एच होगी और ये क्या आपकी फोकस हो गई। तो अगर मैं tan थीटा बच्चों लगाऊँ tan थीटा तो मेरे को मिलेगा क्या, परपेंडिकुलर अपन बेस यानी कि h बाई एफ। ये थीटा बहुत ही स्मॉल होता है, ये थीटा होता है तो tan थीटा को मैं थीटा लिख सकता हूँ। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया h बाई एफ। तो h यहाँ से क्या हो गया बच्चों f इंटू क्या हो गया थीटा। बस यही पता करना था कि जो आपकी हाइट ऑफ इमेज होगी बच्चों वो होगी फोकस इंटू में क्या हो जाएगी थीटा। ये कब होगी, जब इनफाइनाइट से रे आए, याद है, तब हाइट ऑफ इमेज क्या होगी फोकस इंटू में दिस एंगल। ठीक है, क्लियर है बच्चों, क्लियर है, आई होप दिस विल बी क्लियर। ठीक है, कि ये जो अगर ये आपकी मिरर है और ये आपकी क्या बच्चों रे आ रही है, एक ऐसे रे आएगी तो ऐसे चली गई, ठीक है, और एक ऐसे रे बच्चों आई तो यहाँ ऐसे वहाँ वापस कर दी। कट कहाँ पे की, यहाँ पे की। तो अगर ये मेरा एच है, ये मेरा फोकस होगा, क्योंकि ये जो जहाँ पे कट किया है अभी मैंने बताया कहाँ पे होगी, फोकल प्लेन पे होगी। तो ये जो फोकल प्लेन पे होगी तो मतलब क्या, ये फोकस है आपका, यही तो फोकल प्लेन है ना, ये जो पॉइंट है फोकल प्लेन पे। ठीक है, ये मेरा ये वाला जो पॉइंट है मेरा यहाँ पे होगा और देख लो ये मेरा पॉइंट क्या फोकस है। तो दिस एच और ये जो पूरी लेंथ है फोकस से पोल की वो क्या आपकी एफ है। दिस इज एफ, दिस इज एच। अगर ये आपकी थीटा बना रही है रे, ये जो पोल से आने वाली, तो पोल से वापस जाने वाली भी क्या होगी थीटा होगी। मतलब एक ट्राइंगल ले लिया मैंने, मतलब मैंने कौन सा, एक ये वाला ट्राइंगल ले लिया, पोल है और फोकस है, जो कि इसके बीच का डिस्टेंस क्या है बच्चों एफ है, और ये वाली कितनी हाइट है एच है, और ये जो एंगल कितना है बच्चों थीटा है। तो इससे मेरा आ गया एच इक्वल टू एफ इंटू थीटा। अब एक और हेडिंग है बच्चों एपर्चर। एपर्चर क्या होता है वो देख लो। एपर्चर क्या होता है वो देख लो। जैसे ये क्या आपकी मिरर है, इसकी जो इफेक्टिव डायमीटर होगी बच्चों, ये इफेक्टिव डाय हमारी इसकी ये इसी को हम लोग बोलेंगे क्या एपर्चर। तो हम लोग बोलेंगे इफेक्टिव डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज क्या एपर्चर। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।